तवांग में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बीच भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान आज से 2 दिवसीय युद्धाभ्यास करने जा रही है। ये एक्सरसाइज असम और अरुणाचल प्रदेश समेत उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के एयर स्पेस में की जाएगी। इसको लेकर वायुसेना ने नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन भी जारी कर दिया है। हालांकि ये युद्धाभ्यास तवांग की घटना से पहले ही तय हो चुका था, लेकिन इस दौरान अरुणाचल प्रदेश से सटी LAC पर चीन को वायुसेना की ताकत का नमूना जरूर दिखाई देगा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को तवांग मामले को लेकर सदन में चर्चा से इनकार के बाद कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में मौजूद कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी की कार्रवाई के दौरान सदन से बाहर आ गए। कांग्रेस के अलावा TMC सांसदों ने भी चीन पर चर्चा से इनकार के बाद सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए वॉकआउट कर दिया। दरअसल बुधवार को सदन कार्यवाही से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक कर सरकार को घेरने की योजना बनाई थी। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच बुधवार को दिल्ली में संसद भवन में अहम बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। इस बैठक में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल रहे। बैठक के बाद अमित शाह ने कहा कि राजनीतिक विरोध जो भी हो, दोनों राज्यों के नेता इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। छपरा में जहरीली शराब से अब तक 24 लोगों की मौत की खबर है। इस मामले में आज बीजेपी के सभी विधायक और पार्षद मशरक जाएंगे, जहां जहरीली शराब कांड हुआ है। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के मुताबिक आज शाम 3 बजे सभी विधायक और विधान पार्षद मशरक जब पहुंचेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और उनकी परेशानियों को समझेंगे। गौरतलब है कि बिहार में जहरीली शराब पर नीतीश कुमार और बीजेपी आमने सामने हैं। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मौतों पर सियासी घमासान जारी है। बुधवार को सदन में जब विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले में राज्य सरकार की शराबबंदी पर सवाल उठाया तो सीएम नीतीश कुमार आपक हो बैठे। गुस्साए नीतीश कुमार ने कह दिया कि राज्य में बीजेपी शराब बिकवा रही है। सीएम नीतीश की बात से नाराज बीजेपी विधायकों ने उन्हें माफी मांगने को कहा। आखिरकार भारी हंगामे के बाद सदन गुरुवार के लिए स्थगित कर दिया गया। आज फिर विपक्ष इस मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा कर सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव और मिशन 2024 पर ध्यान केंद्रित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज कर्नाटक और तेलंगाना का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी दक्षिण राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। इस लिहाज से नड्डा के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि नड्डा कर्नाटक में संगठनात्मक बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ ही वो तेलंगाना के करीमनगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने समर्थन किया है। ब्रिटेन, फ्रांस और UAE ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपने समर्थन को दोहराया। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इसे गैर जरूरी बताते हुए कश्मीर का राग अलापने की कोशिश की। इस पर तीखा पलटवार करते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि जो ओसामा बिन लादेन का स्वागत करते हैं, पड़ोसी देश की संसद पर हमला करते हैं, वो इस सदन में उपदेश नहीं दे सकते। विदेश मंत्री S जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक खुली बहस के दौरान चीन और उसके करीबी सहयोगी पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से हमला किया। S जयशंकर ने बुधवार को कहा कि आतंकवाद को उचित ठहराने और साजिशकर्ताओं को बचाने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। UNSC में उन्होंने कहा कि आतंकवाद की चुनौती पर दुनिया अधिक एकजुट प्रतिक्रिया के साथ एक साथ आ रही है, लेकिन साजिशकर्ताओं को उचित ठहराने और बचाने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बुधवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई। इसके अलावा कई लोग घायल भी हो गए। सभी घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में एक नाबालिग लड़की और 2 महिलाएं शामिल हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कंबल बांटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसी दौरान कंबल लेने के लिए जमा हुई भीड़ में अचानक भगदड़ मच गई। स्थानीय पुलिस के मुताबिक कंबल वितरण कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। दिल्ली में बुधवार को एसिड अटैक का सनसनीखेज मामला सामने आया। दिल्ली के द्वारका में युवक ने एक छात्रा पर तेजाब फेंक दिया, जिसके बाद पीड़ित लड़की को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रा की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता लगा कि छात्रा ने सचिन नाम के एक युवक से बात करने से इनकार कर दिया था।
जिससे तिलमिलाए सचिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये खौफनाक साजिश रची। फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज संसदीय समिति ने आईजीआई एयरपोर्ट के सीईओ को चर्चा के लिए बुलाया है। एमपी विजयसाई रेड्डी की अध्यक्षता वाले राज्यसभा पैनल ने बैठक में डीआईएएल के सीईओ के अलावा एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट एयरपोर्ट्स ऑपरेटर्स के अध्यक्ष को भी बुलाया है। इस बैठक में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का विकास और सुरक्षा, एयरपोर्ट में सिविल इनक्लेव से संबंधित मुद्दों पर बातचीत होगी। गौरतलब है कि आईजीआई हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ की बढ़ती शिकायतों के बीच ये बैठक की जा रही है। एनसीपी चीफ शरद पवार को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम नारायण सोनी है। उसे पुलिस टीम आज मुंबई लेकर पहुंचेगी और कोर्ट में पेश करेगी। आरोपी नारायण के खिलाफ गांव देवी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। वो इससे पहले भी पवार को कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका है। दरअसल 3 दिन पहले शरद पवार को उनके सिल्वर ओक बंगले पर फोन करके जान से मारने की धमकी मिली थी। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज माफिया मुख्तार अंसारी के केस में फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने इसके लिए आज की तारीख तय की थी। मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर केस मामले में 25 नवंबर को फैसला सुनाया जाना था। संबंधित कोर्ट के जज के तबादले से अब कोर्ट ने फैसले के लिए आज की तारीख तय की है। इस केस में ज़िरह गवाही सोमवार को पूरी कर ली गई। एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में यह मामला विचाराधीन है। साल 1996 में सदर कोतवाली में मुख्तार अंसारी और मुख्तार के सहयोगी पर गैंगस्टर की धारा में केस दर्ज किया गया था। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी रफीक पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसकी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है। रफीक की प्रॉपर्टी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है। मुख्तार का करीबी रफीक कस्बा थाना कोतवाली का निवासी है और करीब 2 दशक से आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। उसके खिलाफ कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं और कुर्क की गई संपत्ति को अवैध तरीके से धन अर्जित करके बनाया गया था, जिसे जिलाधिकारी के निर्देश पर कुर्क किया गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को पिछड़ा विरोधी, महिला विरोधी और दलित विरोधी बताया है। डिप्टी सीएम ने कहा, बीजेपी समय से चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन समाजवादी पार्टी चुनाव समय से नहीं चाहती है। निश्चित तौर से निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तैयार है, समय से चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के कई लोग, जिनकी मानसिकता सदा से, चाहे वह पिछड़ा विरोधी हो, चाहे वह दलित विरोधी हो, चाहे महिला विरोधी है रही है, वो चुनाव समय से नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा है कि श्रद्धा की हत्या करने वाला मुसलमान नहीं बल्कि पारसी है। जानबूझकर हिंदू मुसलमान में तकरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जरूरी है कि लिव इन रिलेशनशिप के कल्चर को रोका जाए। पहली बात, श्रद्धा को हत्या करने वाला मुसलमान नहीं, वो पारसी था। ये चीजें जानबूझ करके हिंदू मुस्लिमों को टकराने, लड़कियों को, लड़कों को परिवार के लोग समझाएं, मत अलग जाके शादी करो, अपने घर में शादी करो, अपने रिश्तेदारी में शादी करो, अपने परिवार में, अपने कल्चर में रहो, और अगर ये कानून बनता है तो हमें कोई एतराज नहीं होता। आज 28वां कोलकाता फिल्म महोत्सव की शुरुआत हो रही है। इस फिल्म फेस्टिवल में महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान भी शामिल होंगे। बिग बी पत्नी जया बच्चन के साथ केआईएफएफ का हिस्सा बनेंगे। वहीं राज्यपाल सीवी आनंद बोस, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस मौके पर फिल्म फेस्टिवल में मौजूद रहेंगी। केआईएफएफ का उद्घाटन समारोह नेताजी इंडोर स्टेडियम में होगा। फेस्ट में सबसे पहले ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनने वाली अमिताभ बच्चन की 1973 में आई फिल्म अभिमान दिखाई जाएगी। एलओसी पर तनाव के बीच भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। एलओसी से सटे इलाकों में बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी आड़ में पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक अपने लॉन्च पैड शिफ्ट कर दिए हैं। सैकड़ों की तादाद में आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय जवान मुस्तैद हैं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के हावड़ा नगर पालिका की झुग्गियों में अचानक बुधवार रात भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गईं। आग लगने के बाद लोग चीख पुकार करते हुए मदद के लिए भागे। आग बुझाने के लिए बाल्टियों से आग पर पानी डाला गया। जब तक आग बुझ नहीं गई, तब तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। लखनऊ के मोहनलालगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां के खुजौली में पेट्रोल पंप पर डीसीएम खड़ी कर उसके करीब खाना बनाया जा रहा था कि तभी रसोई गैस वाला सिलेंडर फटने से डीसीएम में आग लग गई और धमाके के साथ डीसीएम के टायर फटने लगे। पेट्रोल पंप पर हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई। आग लगती देख पंप के कर्मचारियों ने पंप पर मौजूद अग्निशमन यंत्रों से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाफी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद से डीसीएम चालक और खलासी फरार हो गए।
मुंबई में बोरीवली पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कॉल सेंटर में अमेरिकी नागरिकों से ठगी की जाती थी और प्रतिबंधित दवाओं पर 50% की छूट के बहाने लूट लिया जाता था। जिस बंगले में कॉल सेंटर चलता था वहां पहले कोचिंग क्लास चलती थी। आरोपी ने एक बंगला किराए पर लिया था और मार्च से लाइफस्टाइल फिटनेस सेंटर के बहाने कॉल सेंटर चला रहा था। फिलहाल इस गैंग का मास्टरमाइंड फरार है और कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी जाँच की जा रही है। तस्वीरें दिल्ली के मुंडका इलाके की हैं, जहां एक इमारत में आग लग गई। आग लगती देख आसपास के लोग घबरा गए और दमकल विभाग को जानकारी दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हालांकि जब आग लगी तब इमारत खाली थी, जिसकी वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इमारत के बाहर चौकीदार थे, जिन्होंने बिना देरी किए हुए प्रशासन को आग लगने की जानकारी दी। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये वही इमारत है जिसमें 13 मई को आग लगी थी और 27 लोगों की जान चली गई थी। मंगलवार देर रात पटना के फुलवारी शरीफ में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक बदमाश पहले हेलमेट निकालता है, फिर पिस्टल निकालकर फायर करता है। इतने में उसके कई और साथी भी अंदर से बाहर निकलते हैं और कारोबारी पर फायरिंग करते हैं और भाग जाते हैं। इस दौरान कारोबारी और उसके साथी बदमाशों को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें 7-8 बदमाशों को बाइक से भागते हुए देखा जा सकता है। राजस्थान के उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में बुधवार को तनाव के हालात बन गए। दरअसल यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद हालात खराब हो गए। कर्मचारी धरने पर बैठ गए और यूनिवर्सिटी प्रशासन भवन में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इस घटना के बाद माहौल गर्मा गया। पीड़ित कर्मचारी के पक्ष में सभी कर्मचारी हड़ताल पर आ गए। पुलिस छात्र संघ अध्यक्ष और कर्मचारी को थाने लेकर पहुंची। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई पुलिस रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जलंधर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जीटीबी नगर चौक पर 5 सिगरेट तंबाकू के खोखे तोड़ने वाले 4 निहंगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन निहंगों ने बुधवार को सिगरेट तंबाकू के खोखे के पैकेट उठाकर आग लगा दी। इसके अलावा खोखे में तोड़फोड़ भी की। खोखा लगाने वाले एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए इन निहंगों को काबू कर लिया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने अलग अलग जगहों पर 4 खोखे तोड़े। इसके अलावा मेन ब्रो चौक के पास एक महिला की दुकान में तंबाकू उत्पाद उठाकर उसे आग लगा दी। पटना में रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या को कुछ ही घंटे बीते होंगे कि दानापुर में भी 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना दानापुर के खगड़ी इलाके की बताई जा रही है, जहां बदमाशों ने 2 युवकों को सिर में गोली मारी। इसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मृत युवकों में से एक हाल ही में जेल से रिहा होकर आया था। दोनों मृतकों के नाम रोहित और अंकित बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि रोहित अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। शुरुआती जांच में ये मामला गैंग वॉर का लग रहा है। घाटी में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से आतंकी मंसूबों पर पानी फेर दिया। उत्तरी कश्मीर में 24 घंटे में दूसरा आईईडी बरामद हुआ, जिसे बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि जिले के पट्टन इलाके में सड़क किनारे एक संदिग्ध बैग पड़ा मिला। इसके बाद पुलिस और सेना की 29 RR की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। दस्ते ने बिना किसी देरी के आईईडी को नष्ट कर दिया। इससे पहले मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के सोपोर में सैन्य वाहनों को उड़ाने के लिए राजमार्ग के किनारे लगाई गई आईईडी बरामद कर आतंकी साजिश को नाकाम किया था।